अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। जब इंडियन आर्मी चीफ और इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन साहब म्यांमार के दौरे पर थे और वहां इंडिया और म्यांमार के बीच सिक्योरिटी के मुआहदे हो रहे थे, तब बांग्लादेश में कॉक्सेस बाज़ार में मौजूद रोहिंग्या कैंप में एक वाक़या पेश आया जिसमें 50 लोग ज़ख्मी हो गए जबकि 4 हलाक हुए हैं। इस वाक़े में बांग्लादेश की जो अंसार फोर्स है उसका भी एक अहलकार उसको शदीद ज़ख्म पहुँचे हैं। इस वाक़े के बाद बांग्लादेश ने इस इलाके में अपनी इजाफी फ़ौज डिप्लॉय कर दी है। जिस कैंप में ये वाक़या पेश आया वहाँ 7 लाख से ज़्यादा रेफ्यूजीज़ मौजूद हैं और इनको बांग्लादेश की हुकूमत शेल्टर मुहैया किए हुए है। मीडिया में ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ARSA ग्रुप और मुन्ना गैंग के दरमियान ये लड़ाई हुई और ये दोनों रोहिंग्या के ही ग्रुप हैं। मुन्ना गैंग दरअसल एक ड्रग्स बेचने वाला एक ग्रुप है जिसके हेड का नाम मुन्ना है और उसके नाम के पीछे इस गैंग का नाम मुन्ना गैंग पड़ा है। बांग्लादेश की अथॉरिटीज़ ने 500 रोहिंग्या फैमिलीज़ को इस कैंप से उठाकर दूसरे कैंप में शिफ्ट कर दिया है जब तक सिचुएशन पूरी तरह डिफ्यूज़ नहीं हो जाती। ये भी न्यूज़ आ रही है कुछ मीडिया आउटलेट्स में कि म्यांमार के जो एजेंट्स हैं वो इन कैंप्स में असला भेज रहे हैं ताकि बांग्लादेश की फोर्सेस का ध्यान बॉर्डर से हटाकर इधर मुल्क के अंदर कराया जा सके। और इसी बीच जो रिमेनिंग रोहिंग्या बांग्लादेश के बॉर्डर के साथ रह रहे हैं उनको भी बांग्लादेश की तरफ धकेला जा सके, क्योंकि इस वक्त बांग्लादेश की जो फोर्सेस हैं वो 24 घंटे सख्त निगरानी कर रही हैं बॉर्डर्स की। ऐसे में किसी किस्म की घुसपैठ तकरीबन नामुमकिन होगी। इसलिए शायद ये वाक़यात ध्यान हटाने की कोशिशों का हिस्सा है म्यांमार की। म्यांमार ने बांग्लादेश की साथ वाले बॉर्डर पर बड़ी तादाद में एडिशनल ट्रूप्स डिप्लॉय कर रखे हैं, जिसके जवाब में बांग्लादेश ने भी एडिशनल जो ट्रूप्स हैं BGB के वो डिप्लॉय कर दिए हैं वहाँ पर। म्यांमार दरअसल इस तरह के वाक़यात से बांग्लादेश की इन कोशिशों को रोकना चाह रहा है जो कि बांग्लादेश इंटरनेशनल फोरम्स पर कोशिशें कर रहा है, यानी म्यांमार के रेफ्यूजीज़ को अपने मुल्क में वापस भेजने की कोशिशें। और इसी सिलसिले में म्यांमार पर दबाव ज़रूर आ रहा है आलमी बरादरी की तरफ से, जिससे ध्यान हटाने के लिए म्यांमार ये हरबा इस्तेमाल कर रहा है बांग्लादेश के अगेंस्ट। इस वक्त बांग्लादेश ने म्यांमार के ट्रूप्स से डिप्लॉय करने के जवाब में अपने बॉर्डर पर आर्मी के साथ साथ रॉकेट लॉन्चर्स, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल और दूसरी मशीनरी डिप्लॉय कर रखी है। याद रहे कि बॉर्डर पर ये जो टेंशन्स हैं इसकी शुरुआत भी म्यांमार ने ही की थी, जब उन्होंने बिना किसी रीज़न के एडिशनल फ़ौज अपनी डिप्लॉय कर दी थी बॉर्डर पर, किसी रीज़न के बगैर। बांग्लादेश की तरफ से कोई पहल नहीं हुई थी। इसकी जो शुरुआत थी ये म्यांमार ने की थी और 15 सितंबर को बांग्लादेश ने इसकी शिकायत भी यूनाइटेड नेशंस में दर्ज कराई थी कि म्यांमार इजाफी फ़ौज डिप्लॉय कर रहा है। याद रहे कि पास्ट में बांग्लादेश के म्यांमार के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशंस हुआ करते थे और म्यांमार उन चंद मुल्कों में से था जिन्होंने 1971 में बांग्लादेश को सबसे पहले एक्सेप्ट किया था। लेकिन फिर यह हुआ कि 1981 में जब म्यांमार ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बिल पास किया था, उसमें उन्होंने ये कहा था कि 1824 से पहले जो लोग भी म्यांमार में रह रहे थे सिर्फ वही यहाँ के सिटीजन्स हैं और उनके अलावा बाकी सारे जो भी हैं वो फॉरेनर्स हैं, जो कि एक चाइल्डिश किस्म का लॉ था। और इसी लॉ के तहत अक्सर म्यांमार के अपने लोग जो इस वक्त रह रहे हैं वो ये भी साबित नहीं कर सकते कि वो भी म्यांमार के शहरी हैं, क्योंकि उनके पास उनके फोर फादर्स के डॉक्यूमेंट्स मौजूद नहीं है, क्योंकि 1824 में तो डॉक्यूमेंट्स हुआ ही नहीं करते थे शहरियों के। बहरहाल इस कानून के तहत जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ था वो रोहिंग्या का हुआ था और तब से उनका म्यांमार से निकलने का सिलसिला जारी है और आज तक ये सिलसिला जारी है और उन्हें अपने ही मुल्क में बेवतन कर दिया गया। बांग्लादेश के रिलेशंस भी इसी वजह से ख़राब होते गए ओवर द टाइम म्यांमार के साथ, क्योंकि म्यांमार इन रोहिंग्या को बांग्लादेशी शहरी करार देता रहता था। अब यहाँ बांग्लादेश के लिए एक और भी फ्यूचर का ख़तरा तैयार खड़ा है और वो ये है कि सेम इसी तरह का लॉ इंडिया ने भी पास कर दिया है और वहाँ भी लोकल्स को सेम इसी तरह बांग्लादेशी कहा जा रहा है। ये ग्राउंड प्रिपेयर किया जा रहा है दरअसल, ख़ास तौर पर बंगाल और आसाम में। इसका मतलब ये है कि आज से 8 या 10 साल बाद वहाँ भी इसी तरह होगा और वहाँ से भी रेफ्यूजीज़ की एक वेव आना बांग्लादेश के अंदर तय है। 1981 में बांग्लादेश इंडिया की कैंप में रहा, यानी इंडिया की साइड में रहा और म्यांमार के इस कानून के ख़िलाफ़ एक्टिवली बांग्लादेश ने कोई ज़्यादा एफ़र्ट्स नहीं किए थे और नतीजा आज सबके सामने है कि रोहिंग्या भी इस मसाले की वजह से बांग्लादेश से हेल्प लेने में नाकाम रहे थे उस वक्त और उनके बड़े बड़े कैंप्स जो हैं वो कॉक्सेस बाज़ार में भरे पड़े हुए हैं।
इसके अलावा उनका कोई घर नहीं है इस पूरे रीजन में। हत्ता कि ये न्यूज़ भी आ रही है कि म्यांमार इनको अगर मलेशिया भी भेज देता है समुंदर के रास्ते, तो वहाँ इनको खाना और फ्यूल देकर मलेशिया वाले वापस म्यांमार भेज देते हैं, जहाँ से इनको फिर बांग्लादेश भेज दिया जाता है। अब अगर बांग्लादेश इसके खिलाफ इंटरनेशनली आवाज़ उठा रहा है तो जानबूझ के उसके बॉर्डर पर इस तरह की कार्रवाइयाँ की जा रही हैं ताकि उसके ऊपर प्रेशर डाला जा सके और बांग्लादेश अपने अंदर ही इंगेज रहे और इन अफराद को वापस म्यांमार भिजवाने की लॉबिंग ना कर सके। सिग्निफिकेंट बात यह है कि जब से बांग्लादेश ने इंडिया पे ये प्रेशर डालना शुरू किया है कि वो अपना इन्फ्लुएंस यूज़ करते हुए इस इशू को सॉल्व करे, तब से म्यांमार के बॉर्डर वाली ये जो कार्रवाइयाँ हैं ये भी मज़ीद तेज़ हो चुकी हैं। हो सकता है कि इंडिया की ये कैलकुलेशंस हो कि म्यांमार के प्रेशर की वजह से ही बांग्लादेश इंडिया पे मज़ीद डिपेंडेंट हो जाए चाइना की बजाय अपनी सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि म्यांमार ने चीन के साथ भी अपने रिलेशंस बैलेंस करके रखे हुए हैं फ़िलहाल। अब सूरत हाल ये है कि बांग्लादेश अभी तक थ्रू प्रॉपर चैनल ये स्ट्रगल करता रहा है कि सारे मसाइल डिप्लोमेटिकली हल हो जाएं, लेकिन अगर इसी किस्म के डर्टी ट्रिक्स खेले जाएंगे कि बॉर्डर पर प्रेशर डाला जा रहा हो और रेफ्यूजीज़ कैंप्स के अंदर एजेंट्स घुसाने की कोशिशें बर्मा कर रहा हो और इंडिया इस सब में खामोश हिमायत इंडिया की हासिल हो बर्मा को, अगर इसी तरह किया गया तो बांग्लादेश इंडिया का जो बांग्लादेश के साथ नॉर्थ ईस्ट वाला रास्ता जाता है उससे ब्लॉक करके वो भी इंडिया की जो इन नॉर्थ ईस्ट में जो इंसर्जेंसीज और अलहदगी पसंद तहरीकें जा रही हैं उनको बांग्लादेश भी सपोर्ट कर सकता है। और ख़ुद म्यांमार के अंदर भी रखाइन स्टेट के अंदर सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रही हैं जिसे बांग्लादेश सपोर्ट नहीं कर रहा है इस वक्त। लेकिन अगर म्यांमार इस तरह की सस्ते ट्रिक्स खेलेगा तो फिर बांग्लादेश भी मजबूर हो जाएगा कि वो भी इन इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स को सपोर्ट करे। तो ये खुद इनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है अगर इन ग्रुप्स को बांग्लादेश सपोर्ट करने लग जाए। इसलिए इन चीज़ों से हटकर मसले का जो है हल है वो निकाला जाए और म्यांमार और इंडिया बांग्लादेश के साथ कोऑपरेट करें तो वो ज़्यादा मुनासिब होगा, बजाय इसके कि वो बांग्लादेश को प्रेशराइज करने की कोशिश करें। इससे कुछ हासिल नहीं होगा। इस वक्त भी बांग्लादेश के बाद से इंडिया से हटकर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर वो इस बाय फोर्स इस मसले को हल करना चाहे तो बड़े ऑप्शंस उसके पास मौजूद हैं, लेकिन बांग्लादेश अभी तक उन ऑप्शंस को इस्तेमाल नहीं कर रहा है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। और म्यांमार और इंडिया को इसको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। अगर बांग्लादेश अभी तक डिप्लोमेटिक चैनल्स को ही इस्तेमाल कर रहा है तो इसको अप्रिशिएट करना चाहिए और इस मसले का हल निकालना चाहिए। वरना अगर बांग्लादेश के अंदर इस तरह की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस क्रिएट करने की कोशिशें की गई तो नॉर्थ ईस्ट में भी मसाइल बढ़ सकते हैं और रखाइन स्टेट के अंदर भी मसाइल बढ़ सकते हैं।